सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन नंबर 5 आगे पढ़ने वाले हैं। इसी क्षेत्र की भारतीय समस्याएं। परंपरागत दृष्टिकोण। भारतीय कृषक आज भी फॉर्म तकनीक एवं फॉर्म प्रबंधन व्यवहार को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक है। वे आज भी कृषि हेतु परंपरागत दृष्टिकोण रखते हैं। भारतीय किसानों के लिए कृषि केवल जीवन निर्वाह का साधन है। वे आज भी कृषि को व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। वित्त का अभाव। भारतीय कृषि की अन्य बड़ी समस्या वित्त का अभाव है। किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि खरीदने के लिए अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता होती है, जबकि कृषि भूमि के सुधार, सिंचाई सुविधाओं के विकास, ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि के क्रय हेतु उन्हें दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता होती है। किसानों की आवश्यकताओं की तुलना में उन्हें संस्थागत वित्त की उपलब्धि बहुत कम होती है। छोटी एवं बिखरी जोतें। भारत में जोतें न केवल छोटी है अपितु बिखरी हुई भी है। बिखरी हुई जोतों के कारण प्रबंधन की लागत बहुत बढ़ जाती है। सिंचाई के स्थायी स्रोतों का अभाव। मुख्यतः प्राकृतिक वर्षा पर आधारित भारतीय कृषि में सिंचाई के स्थायी साधनों का अत्यधिक अभाव है। अतः सिंचाई हेतु वर्षा के जल पर निर्भरता भारतीय कृषि को बहुत अधिक असुरक्षित और संवेदनशील बना देती है। निम्न कृषि यंत्रीकरण। भारत में कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण का अभाव पाया जाता है। कृषि क्षेत्र में आज भी श्रम आधारित तकनीकें अपनाई जाती है। फलस्वरूप समय और लागत अत्यधिक मात्रा में लगते हैं। अच्छी एवं व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव। कृषि उत्पादों की विपणन प्रणाली बहुत ही अव्यवस्थित है। छोटे किसानों की बहुत बड़ी संख्या आज भी अपने उत्पादों को स्थानीय मंडियों में कम कीमतों पर बेचती है। मध्यस्थों की एक लंबी श्रृंखला के कारण उन्हें अपनी फसल का उचित एवं पूर्ण मूल्य प्राप्त नहीं होता है। कृषि भूमि की शक्ति का ह्रास। दीर्घ अवधि में निरंतर प्रयोग में आने के कारण भारतीय कृषि भूमि के एक बड़े हिस्से की उत्पादकता का ह्रास हो गया है। अतः भूमि की खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए उसमें कंपोस्ट खाद या प्राकृतिक जीवांश से पूर्ण खाद तथा उर्वरक देकर उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। अपर्याप्त भंडारण एवं परिवहन की असुविधा। भारतीय किसानों के पास सामान्यतः वित्त का अभाव होता है। ऐसे में वे अपने कृषि उत्पाद को अत्यधिक लंबे समय तक भंडारित नहीं रख सकते एवं परिवहन के साधनों के अभाव के कारण उन्हें अपने कृषि उत्पाद को स्थानीय बाजारों में ही साहूकारों एवं व्यापारियों को कम कीमत पर बेचना पड़ता है। भारत में विभिन्न प्रकार के अनाजों, फलों और सब्जियों का उत्पादन होता है, परंतु भारत में परिवहन एवं विपणन के अभाव में एक राज्य के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में तथा देश के बाहर खाद्यान्न का परिवहन और विपणन समुचित रूप से नहीं हो पाता है, जिससे कृषकों की आय निम्न स्तर पर बनी हुई है। कृषि उत्पादों के विपणन संबंधी मुख्य बाधाएं। कृषि उत्पादों के राज्यों में एपीएमसी मंडियों के बाहर और अन्य राज्यों में विक्रय में आने वाली अनेक समस्याएं व कठिनाइयाँ। वाणिज्यिक कृषि उपजों के विक्रय के लिए निजी मंडियों का उचित विकास न होना। देश में लगभग 86% छोटे एवं सीमांत कृषक है जो कृषि कार्य केवल जीवन यापन हेतु करते हैं। इसलिए ऐसे किसान वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करके अधिक आय अर्जित नहीं कर पाते हैं। बिचौलियों एवं मध्यस्थों की अधिक संख्या एवं लंबी श्रृंखला के कारण किसानों को उनकी उपज का बहुत ही कम दाम मिल पाता है और अंतिम उपभोक्ताओं को वस्तुएं बहुत ही
ऊंची कीमत पर मिलती है। निम्न उत्पादक क्षमता और उच्च लागत के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्पादों का गैर प्रतिस्पर्धी होना, किसानों के पास कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए अनुकूल भंडारगृहों का अभाव होता है, जिसके कारण अपनी उपज की सही कीमत होने तक उन उत्पादों को भंडारित नहीं कर सकते हैं। कृषि उत्पादों के परिवहन संबंधी मुख्य बाधाएं। जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों जैसे फलों व सब्जियों के परिवहन हेतु प्रशिक्षित वाहनों का अभाव। गांव एवं शहरों के बीच बेहतर सड़क मार्गों का अभाव। रेल एवं सड़क परिवहन की उच्च लागत एवं रेलवे वैगनों की समय पर अनुपलब्धता। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडरों की कमी। अच्छे सड़क मार्गों एवं परिवहन के साधनों के अभाव के कारण फलों एवं सब्जियों का खराब होना। फसल अवशेष प्रबंधन। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पराली जलाने से होने वाला वायु प्रदूषण एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है। इसलिए वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन करने और किसानों के लिए फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन हेतु मशीनरी को सब्सिडी देने के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेषों के सस्थानीय प्रबंधन हेतु कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने पर एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना 1791.80 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ लॉन्च की गई है। मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये केंद्रीय क्षेत्र योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 51,988 विभिन्न कृषि मशीनरियाँ वितरित की गई हैं और 15,106 कस्टम आयरिंग सेंटर स्थापित भी किए गए। भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार। भारतीय कृषि में सुधार करने की दृष्टि से सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कई सुधारात्मक उपाय किए हैं। इन सुधारात्मक उपायों में संस्थागत सुधारों को भू सुधारों के रूप में देखा जा सकता है। औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के बाद भारत में कृषि भूमि का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करने तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु भूमि सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई है। इसके पश्चात कृषि उत्पादन में वृद्धि करने एवं कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अर्थात खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अन्य तकनीकी सुधार एवं सामान्य सुधार किए गए हैं। भारतीय क्षेत्र में सुधार ये एक सारणी है और इसको आगे दिखाया गया है। संस्थागत सुधार मुख्य रूप से भूमि के स्वामी तथा भूमि के काश्तकार के मध्य संबंधों से संबंधित है। संस्थागत सुधारों के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुधारों को शामिल किया गया है। सबसे पहले मध्यस्थों का उन्मूलन। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 3 भूधारण प्रणालियाँ रैतवाड़ी, मालवाड़ी और जमींदारी प्रचलित थी। कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता एवं निम्न विकास दर का प्रमुख कारण शोषणकारी भूमि संबंध था। इस कारण जमींदारी उन्मूलन या मध्यस्थों के उन्मूलन को स्वतंत्रता के तुरंत बाद प्राथमिकता दी गई। भारत में बिचौलियों के अंत की शुरुआत 1948 में मद्रास राज्य से की गई थी। बिचौलियों के अंत की शुरुआत मद्रास से की गई थी और 1972 तक बिचौलियों का अंत कर दिया गया था।
विभिन्न राज्यों में जमींदारी उन्मूलन 1948 से 50 मद्रास, बॉम्बे, हैदराबाद में, और 1951 में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, 1952 में उड़ीसा में, पंजाब में, सौराष्ट्र और राजस्थान में, और 1954 में पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में। काश्तकारी सुधार। काश्तकारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी स्वयं कृषि कार्य न करके काश्तकारों को कृषि भूमि पट्टे पर दे देता है। भूमि सुधारों के अंतर्गत कानून बनाकर काश्तकारी व्यवस्था में सुधार किया गया है। लगान का नियमन। औपनिवेशिक शासनकाल में भारतीय काश्तकारों की स्थिति अत्यधिक लगान के कारण दयनीय हो चुकी थी। इसलिए 1947 के बाद लगान को नियमित करने तथा काश्तकारों पर उनका भार कम करने के लिए प्रयास किए गए। नेक्स्ट है चकबंदी। कृषि भूमि के विखंडन की समस्या को कम करने की दृष्टि से चकबंदी कार्यक्रम चलाए गए हैं। चकबंदी कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों की इधर उधर बिखरी हुई कृषि भूमि या खेतों को एक ही स्थान पर एकत्रित किया गया है। हदबंदी या भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण। भूमि के वितरण में समानता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से जोतों के आकार की उच्चतम सीमा निश्चित कर दी गई। निर्धारित उच्चतम सीमा से ऊपर की भूमि को सरकार ने स्वयं ले लिया और उसका पुनर्वितरण छोटे किसानों अथवा भूमि रहित श्रमिकों के बीच करने का प्रयास किया गया। सहकारी खेती। चकबंदी के लाभों को इष्टतम करने के लिए सहकारी खेती को प्रोत्साहित किया गया। भूमि के उपविभाजन से जनित समस्याओं का समाधान सहकारी खेती द्वारा किया जा सकता है। ध्यातव्य है कि सहकारी कृषि के अंतर्गत वे छोटे और सीमांत किसान जिनके पास बहुत छोटी कृषि जोते हैं अपनी भूमि मिलाकर मिलजुल कर खेती करते हैं। तकनीकी सुधार के अंतर्गत कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का निम्न रूपों में प्रयास किया जाता है। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, कपास आदि के उत्पादन में उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। इन बीजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्ष 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। बीजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। रासायनिक खाद का प्रयोग। कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग किया जाने लगा है। गांव में कंपोस्ट खाद के प्रयोग को भी प्रोत्साहित किया गया है। रासायनिक खादों के प्रयोग से कृषि उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि होने लगी है, लेकिन इससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम हुई है। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। फसलों को बीमारी तथा कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं के उचित प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। पौध संरक्षण के लिए एकीकृत कीटाणुनाशक प्रबंधन कार्यक्रम को अपनाया गया है। वैज्ञानिक कृषि तकनीक। इनमें खेती की पारंपरिक विधियों के स्थान पर वैज्ञानिक ढंग से खेती करने पर अत्यधिक जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत फसलों, उनकी किस्मों का चुनाव, भूमि की तैयारी, फसल चक्र, बीजों का चुनाव, खाद का उचित प्रयोग आदि बेहतर कृषि विधियों को अपनाने के प्रयत्न किए गए हैं। इस संबंध में गहन कृषि क्षेत्र प्रोग्राम भी कृषि में विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है खेती के यंत्रीकृत साधन। कृषि कार्यों में यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। छोटे किसानों को सहकारी समितियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों से कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए सस्ते ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है। और जो सामान्य सुधार हैं, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार।
कृषि में उत्पादकता को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादकता में वृद्धि करने की दृष्टि से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। देश के विभिन्न भागों में कई बड़ी, मध्य तथा छोटी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। साख उपलब्ध कराना। किसानों की बढ़ती साख आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी साख समिति की स्थापना की गई। बड़ी मात्रा में वाणिज्यिक बैंकों भी किसानों की साख आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं। सरकार द्वारा भी आम बजट में किसानों को साख प्रदान करने हेतु उचित धनराशि आवंटित की जा रही है। नियमित एवं एकीकृत बाजार व्यवस्था या बेहतर विपणन व्यवस्था। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं मध्यस्थों के शोषण से बचाने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत की गई है। इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा एवं किसान देश के किसी भी बाजार में किसी कृषि उत्पाद के मूल्य के बारे में जान सकेंगे। कीमत समर्थन नीति। किसानों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करते रहने की प्रेरणा देने एवं उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से बचाने के लिए सरकार द्वारा 22 कृषि उत्पादों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। इसके माध्यम से सरकार किसानों को उनकी उपज के लिए एक न्यूनतम कीमत देने का विश्वास भी दिलाती है। गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जा सकती है या की जाती है। नेक्स्ट है बेहतर भंडारण व्यवस्था। किसानों के पास कृषि उत्पादों के बेहतर भंडारण हेतु उपयुक्त भंडारगृह नहीं होते हैं और न ही मंडी के स्तर पर उन्हें किसी प्रकार के भंडारगृह उपलब्ध होते हैं। इसलिए मजबूरी में उन्हें अपने कृषि उत्पादों का विक्रय कम मूल्य पर ही करना पड़ता है। किसानों की इस समस्या के समाधान के रूप में सरकार द्वारा कई नए भंडारगृहों एवं शीतगृहों का निर्माण कराया जा रहा है। नेक्स्ट है कृषि में अनुसंधान एवं विकास की भूमिका। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास और इसका अनुप्रयोग स्थायी कृषि प्रचलन की प्राप्ति में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है, जो पोषण, सुरक्षा एवं कृषि आय में सुधार के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करता है। विश्व की खाद्य प्रणाली वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 5वें हिस्से का योगदान देती है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार कृषि 17 सतत विकास लक्ष्यों में से आधे को पूरा करने की कुंजी है, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ गरीबी और भूख को खत्म करने एवं असमानताओं को कम करने के लक्ष्य शामिल है। एक अनुसंधान के अनुसार कृषि अनुसंधान एवं विकास पर खर्च किया गया प्रत्येक रुपया पर प्रतिफल 11.2 है, जबकि अन्य सब्सिडियों व निवेश पर किया गया खर्च उसकी मात्रा में कम प्रतिफल देता है। उर्वरक सब्सिडी 0.88 और बिजली सब्सिडी 0.79, शिक्षा में 0.97 एवं सड़कों में 1.10 पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपये पर प्रतिफल अनुसंधान एवं विकास के प्रतिफल की तुलना में कम है। इसलिए कृषि पर अनुसंधान एवं विकास खर्च बढ़ाना न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, बल्कि सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भारत में बोई जाने वाली विभिन्न फसलों के प्रकार। खरीफ, इसके अंतर्गत फसलों को जून से जुलाई तक बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है। ये वर्षा काल की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलों के उत्पादन में दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा से लाभ होता है।
खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। जैसे धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू इत्यादि। नेक्स्ट है रबी की फसल। रबी की फसलों को अक्टूबर नवंबर तक बोया जाता है। तथा अप्रैल मई तक काटा जाता है। ये शीतकाल की फसलें होती हैं। रबी की फसलों के उत्पादन में शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सहायक होती है। रबी की फसलों को उगाते समय अपेक्षाकृत कम तापमान तथा पकने के लिए अधिक तापमान एवं दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। जैसे गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, राई इत्यादि। नेक्स्ट है जायद फसलें। जायद की फसलों को सामान्यतः रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाया जाता है। इस प्रकार जायद फसलों की मार्च में बुआई कर जून तक काट लिया जाता है। यह मुख्यतः ग्रीष्म काल की फसलें होती हैं। जायद की फसलों में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला आदि प्रमुख है। मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्रियन। भारत मिलेट को लोकप्रिय बनाने के कार्य में सबसे आगे है, जिसकी खपत एवं उपभोग से पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कल्याण को बढ़ावा मिलता है। भारत विश्व में श्रियन मिलेट के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक है। भारत में कई प्रकार के श्री अन्न उगाए जाते हैं, जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, कुटू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोंदो, चीना और सामा। भारत को श्रियन का ग्लोबल हब बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा। नेक्स्ट है मोटा अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें स्तर में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। मोटा अनाज उच्च पोषण मूल्य वाला स्मार्ट भोजन है जो जलवायु के अनुकूल है और संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। आजीविका सृजित करने, किसानों की आय बढ़ाने और पूरी दुनिया में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी विशाल क्षमता के कारण इनका अत्यधिक महत्व है। भारत 50.9 मिलियन टन से अधिक मोटा अनाज का उत्पादन करता है, जो एशिया के 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। वैश्विक औसत उपज 1229 किलोग्राम हेक्टेयर है, जबकि भारत में उच्च औसत उपज 1239 किलोग्राम हेक्टेयर है। भारत में मोटा अनाज मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, जो ज़्यादातर वर्षा आधारित परिस्थितियों में उगाई जाती है, जिसमें अन्य मुख्य षटफल की तुलना में कम पानी और कृषि आदानों की आवश्यकता होती है। मोटे अनाज के पोषण मूल्य को देखते हुए सरकार ने अप्रैल 2018 में मोटे अनाज को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया है। पोषण संबंधी सहायता के लिए मोटा अनाज को शामिल किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से 14 राज्यों के
12 जिलों में न्यूट्री अनाज पर सब मिशन क्रियान्वित किया गया है। नेक्स्ट है व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलें उन फसलों कहते हैं जिन्हें उगाने का मुख्य उद्देश्य व्यापार करके धन अर्जित करना होता है। किसान इन फसलों को या तो पूर्ण रूप से बेच देता है अथवा आंशिक रूप से स्व उपभोग के लिए रखकर शेष को बाजार में बेच देता है। इन फसलों में मुख्य रूप से तिलहन फसलें जैसे मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी और शर्करा फसलें गन्ना, चुकंदर, रेशे वाली जूट, कपास, सनई और पेय फसलें चाय, कहवा एवं फल एवं सब्जियां, फूल एवं बागवानी उत्पाद आदि सम्मिलित हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें आनुवांशिक इंजीनियरिंग की सहायता से जीनों को एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में आसानी से डाला जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त फसल को आनुवांशिकी परिवर्तित या पार्जनी फसल कहा जाता है। इन फसलों में उनके स्वयं के न्यूक्लिक अम्ल के अतिरिक्त अन्य जीवों के न्यूक्लिक अम्ल को जोड़ा जाता है। जीएम फसलों के कुछ उदाहरण हैं बीटी बैंगन, बीटी कपास, बीटी सरसों इत्यादि। जीएम फसलों में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा फसलों की पौष्टिकता भी बढ़ाई जा सकती है। कुछ कृषि उत्पादों जैसे मक्का एवं सोयाबीन की खरपतवार नाशी एवं कीटरोधी किस्में भी विकसित की गई हैं। बागवानी फसलें बागवानी फसलों के अंतर्गत फल, सब्जियां, मसाले, पुष्प, नारियल आदि शामिल किए जाते हैं। वर्ष 2005-06 में सरकार द्वारा कृषि के विविधीकरण तथा उच्च मूल्यवर्धन वाली बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया। साथ ही अच्छी गुणवत्ता एवं उत्पादन वाले पौधों की आपूर्ति के लिए एवं बागवानी कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा ग्राफ्टिंग बैंक का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2005-06 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना और उत्पादन बढ़ाना है। बाद में इस मिशन को वित्तीय वर्ष 2014-15 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन में सम्मिलित कर दिया गया। राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन। देश में बांस की फसल की क्षमता का दोहन करने की दृष्टि से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत एक उपयोजना राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन क्रियान्वित की जा रही है। इस मिशन का उद्देश्य देश के 28 राज्यों में क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय विभेदित रणनीतियों के माध्यम से बांस क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देना है। इस मिशन के अंतर्गत नई पौधशालाओं की स्थापना और पहले से स्थापित इकाइयों को सशक्त बनाकर गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए। राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन द्वारा बांस उत्पादन, विशेष तौर से हस्तशिल्प सामानों के विपणन को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से लघु उद्योगों की स्थापना व नए रोजगारों का भी सृजन किया जा सकेगा। भारत सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर शुरू किया गया, जिसमें अब तक चल रही सभी स्कीमों राष्ट्रीय बागवानी मिशन, उत्तर पूर्व एवं हिमालयी क्षेत्र के लिए बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड और राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन को मिला दिया गया। एकीकृत बागवानी विकास मिशन।
एकीकृत बागवानी विकास मिशन फलों, सब्जियों, जड़ व कंद फलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको और बांस इत्यादि उत्पादों के चौमुखी विकास की केंद्रीय वित्त पोषित योजना है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर देश के सभी प्रदेशों में लागू इस योजना से जुड़े विकास कार्यक्रमों के कुल बजट का 85% हिस्सा भारत सरकार देती है, जबकि शेष 15% राज्य सरकारें खुद वहन करती हैं। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के मामले में 100% बजट केंद्र सरकार ही वहन करती है। इसी तरह बांस विकास सहित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड, केंद्रीय बागवानी संस्थान के कार्यक्रमों के लिए भी 100% बजटीय योगदान भारत सरकार का ही होगा। एकीकृत बागवानी विकास मिशन की उप योजनाएं और उनके कार्य क्षेत्र। राष्ट्रीय बागवानी मिशन ये पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के अलावा सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्य बागवानी मिशन सभी पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्र में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड व्यावसायिक बागवानी पर जोर देने वाली सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में। नारियल विकास बोर्ड नारियल उत्पादक सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में। और केंद्रीय बागवानी संस्थान मानव संसाधन व क्षमता विकास पर जोर देने वाले पूर्वोत्तर के राज्य। एकीकृत बागवानी विकास मिशन हर तरह की बागवानी फसलों और संरक्षित खेती हेतु सूक्ष्म सिंचाई के साधनों के विकास की दिशा में राष्ट्रीय संरक्षित खेती मिशन के साथ मिलकर कार्य करेगा। एकीकृत बागवानी विकास मिशन केसर उत्पादन व अन्य बागवानी गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों राज्यों के बागवानी मिशनों को तकनीकी सलाह व प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराएगा। मिशन के उद्देश्य बागवानी क्षेत्र के चहुमुखी विकास को बढ़ावा देना, जिसमें बांस और नारियल भी शामिल है। इस क्रम में प्रत्येक राज्य अथवा क्षेत्र की जलवायु विविधता के अनुरूप क्षेत्र आधारित अलग अलग कार्यनीति सम्मिलित है। इसमें शामिल है अनुसंधान, तकनीकी को बढ़ावा, विस्तारीकरण, फसलोपरांत प्रबंधन, प्रसंरक्षण और विपणन इत्यादि। कृषकों को FIG, FPO, FPC जैसे कृषक समूहों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि समानता और व्यापकता आधारित आर्थिकी का निर्माण किया जा सके। बागवानी उत्पादन की उन्नति, कृषक संख्या में वृद्धि, आमदनी और पोषाहार सुरक्षा, गुणवत्ता पौध सामग्री और सूक्ष्म सिंचाई के प्रभावी उपयोग के जरिए उत्पादकता सुधार, बागवानी क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं में मेधा विकास को प्रोत्साहन देना और रोजगार उत्पन्न करना तथा खासकर फसलोपरांत शीत श्रृंखला के क्षेत्र में उचित प्रबंधन। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम बजट 2023-24 में 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय से हाई वैल्यू बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त, गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम को प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है। अनुबंध आधारित कृषि, जब किसी कृषि उत्पाद जैसे खाद्यान्न हो, फसल, कोई भी फल है, सब्जियां हैं इत्यादि है, उनका क्रेता किसान को किसी कृषि उत्पाद को उगाने एवं उससे वह उत्पाद खरीदने का अनुबंध करता है तो इसे अनुबंध आधारित कृषि कहते हैं। यह अनुबंध सामान्यतः किसान एवं किसी संस्था या कंपनी के मध्य होता है। अनुबंध आधारित कृषि में कृषक न तो अपने लिए और न ही अपनी इच्छा से
कृषि करता है, बल्कि अनुबंध की दूसरी पार्टी के निर्देश के अनुरूप उत्पादन करता है। इसमें क्रेता कंपनी या संस्था किसान से कृषि उत्पादन को एक पूर्व निर्धारित निश्चित मूल्य या बाजार मूल्य पर क्रय करने का समझौता करती है। जैविक उर्वरक। रासायनिक खादों के लगातार व असंतुलित प्रयोग से हमारी कृषि भूमि एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मिट्टी में जीवांश की मात्रा घटने से उसकी उपजाऊ शक्ति घटती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप हमारे जलाशयों एवं भूमि के नीचे का जल भी प्रदूषित हो रहा है। इसलिए कृषि भूमि में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए जैविक उर्वरकों जैसे गोबर की खाद, केंचुए की खाद, हरी खाद व जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। जैविक उर्वरक लाभकारी जीवाणुओं के वो उत्पाद हैं जो मिट्टी एवं हवा से मुख्य पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन व फास्फोरस का दोहन कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। जैविक उर्वरकों के उपयोग से लाभ। जैविक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उपज में लगभग 10 से 15% की वृद्धि होती है। ये रासायनिक खादों, विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज़रूरत का 20 से 25% तक पूरा करते हैं। इनके प्रयोग से अपेक्षाकृत अंकुरण शीघ्र होता है। जैविक उर्वरकों के द्वारा मृदा में कार्बनिक पदार्थ की वृद्धि तथा मृदा की भौतिक एवं रासायनिक दशा में सुधार होता है। इनके प्रयोग से अच्छी उपज के अतिरिक्त गन्ने में शर्करा की, मक्का एवं आलू से स्टार्च तथा तिलहनों में तेल की मात्रा में भी वृद्धि होती है।